नमस्कार। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। कल हमने ब्रिज के बारे में बात की थी जिसे व्हीटस्टोन कहा गया था और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था कि P/Q बराबर R/S। आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, मीटर सेतु के बारे में। मीटर सेतु भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। व्हीटस्टोन की खोज व्हीटस्टोन ने की थी, इसलिए उसका नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। अब मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा गया ये जान लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है। कितना लंबा तार प्रयुक्त होता है? 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मीटर ब्रिज। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यंत्र है। इसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध ही ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों ही व्हीटस्टोन पर आधारित है, लेकिन इंटरमीडिएट के सिलेबस में मीटर ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है, इसलिए मीटर ब्रिज की बात करेंगे। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। काम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। नाम इसलिए मीटर सेतु क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त होता है। तो अगला प्रश्न आता है, क्या कंपलसरी है 1 मीटर लंबा तार? तो जवाब होगा नहीं। 1 मीटर तार प्रयुक्त करना कोई कंपलसरी नहीं है। 1 मीटर केवल इसलिए प्रयुक्त किया जाता है कि जब गणितीय गणनाएं की जाए, जब आंकिक प्रश्नों को हल किया जाए तो प्रॉब्लम ना हो, सोल्यूशन करने में आसानी रहे, बस इसलिए केवल 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं संरचना में। रचना की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले 2 कैपिटल L आकार की, इंग्लिश का अल्फाबेट L होता है, उल्टा L बना हुआ है। तो कैपिटल L आकार की पत्तियों पे किनारों पर 2 पेच लगे होते हैं, A और C। इनसे एक समान व्यास का मैग्नीज या कॉन्स्टेंटिन धातु का एक समान व्यास का तार AC लगा होता है। फिर से समझिए, इसमें कैपिटल L आकार की 2 पत्तियां, जिनसे 2 संबंधक पेच, जिनकी सहायता से एक AC 1 मीटर लंबा सर्वत्र एक समान व्यास का मैग्नीज या कॉन्स्टेंटिन धातु का तार लगा है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ऊपर की ओर L आकार की पत्तियों के दूसरे किनारों पर कुछ स्थान छोड़कर, दोनों तरफ कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी होती है और इस तीसरी पत्ती में 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। किनारे के बाईं ओर के किनारे के पेच से एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है। ठीक, इस प्रतिरोध बॉक्स को ज्ञात प्रतिरोध भी कहते हैं, अर्थात इसका प्रतिरोध हमें पहले से ज्ञात होता है। इसमें श्रेणी क्रम में कई सारे प्रतिरोध लगे होते हैं, जिस कुंजी को दबा देंगे वही उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो ये ज्ञात प्रतिरोध इसको कहते हैं। जिस प्रतिरोध को ज्ञात करना होता है, जिस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, उसे S पर जोड़ देते हैं। तो AC 1 मीटर लंबा तार 2 किनारों से जुड़ा हुआ है, बीच में कुछ स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती में 3 पेच, किनारे के पेच से बाईं ओर ज्ञात प्रतिरोध, दाईं ओर अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। अब आते हैं बीच वाले पेच से। बीच वाले पेच D से एक संड युक्त धारा मापी, G गैल्वेनोमीटर है और इसमें संड होता है एक प्रकार का फ्यूज। संड क्या होता है? एक प्रकार का फ्यूज होता है। अब फ्यूज का जो काम होता है, किसी परिपथ में फ्यूज का काम क्या होता है कि अत्यधिक धारा की मात्रा आने पर खुद नष्ट हो जाए और उपकरण को नष्ट होने से बचा ले। तो वही काम ये संड करता है कि कभी अगर धारा की मात्रा अधिक हो गई तो स्वयं नष्ट हो जाए और बाकी उपकरण नष्ट होने से बच जाए। संड युक्त धारा भी लगा रहता है। इसमें नीचे की तरफ एक जॉकी लगी रहती है। जॉकी को हिंदी में कहते हैं विसर्पी स्पर्शक। विसर्पी स्पर्शक एक कलमनुमा संरचना होती है जिसकी एक और खत कटा रहता है, और करते क्या है, उस जॉकी को इस तार में स्पर्श कराते हुए आगे पीछे खिसकाते हैं। इसीलिए रगड़ते नहीं, स्पर्श कराते हुए। रगड़ने में क्या हो सकता है? रगड़ने में हो सकता है कि तार आपका फ्रिक्शन के कारण घिस जाए और लंबाई मोटाई अलग अलग आ जाए, तो आंकड़े जो है आपके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके आंकड़े जो है भिन्न हो सकते हैं। इसलिए तार को रगड़ते नहीं, स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ते, इसलिए उसका नाम विसर्पी स्पर्शक रखा जाता है। क्लियर हो गया?
नीचे की ओर एक बैटरी लगी होती है, कुंजी के लगी होती है और धारा नियंत्रक लगा रहता है। धारा नियंत्रक लगाते हैं कि धारा की मात्रा को कम या ज्यादा करने के लिए। तो उम्मीद है समझ में आई होगी बात। ये थी रचना। अब काम कैसे करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले कुंजी के को दबाते हैं, धारा बहने लगती है। अब जब धारा बहने लगी, इस तार एसी में धारा बहती है, तो तार एसी में जब धारा बहती है तो इस जॉकी को तार में कहीं भी स्पर्श कराते हैं और स्पर्श करा करके शून्य विक्षेप स्थिति ढूंढते हैं। शून्य विक्षेप कहते हैं जब धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात तार एसी के बीच में वो बिंदु ढूंढते हैं जहां पर जॉकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी की सुई ना हिले, उसको कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। तो मान लिया कि वो शून्य विक्षेप स्थिति हमको कहाँ मिली, बिंदु बी पर मिली। कहाँ मिली, बी पर। तो हम ए से बी तक की लंबाई मान लिए एल सेंटीमीटर। कितनी हो गई, एल सेंटीमीटर। टोटल तार कितना था, 1 मीटर माइनस 100 सेंटीमीटर का, तो ये बीसी कितना बचा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब प्रतिरोध वाक्य से एक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। मान लिया AB का प्रतिरोध हमारा P है। AB का प्रतिरोध क्या है, P है, और BC का प्रतिरोध Q है। तो आपने व्हीटस्टोन पढ़ा कि संतुलन की स्थिति में धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर क्या होता है, R/S। कब, जब शून्य विक्षेप हो। तो शून्य विक्षेप हमें ऑलरेडी मिल गया है J पर। तो अब हम P/Q बराबर R/S लगा करके अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या है कि हमें अभी AB का प्रतिरोध भी नहीं मालूम, ना हमें P मालूम है ना Q मालूम है, केवल R मालूम है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम P ज्ञात करेंगे। P ज्ञात करने के लिए यानी AB का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो AB का प्रतिरोध R, सूत्र होता है प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रो इनटू L/A। रो विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई और परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। AB के लिए निकाल रहे हैं तो AB के प्रतिरोध को क्या माना गया है, AB के प्रतिरोध को P माना गया है। तो P बराबर रो की जगह रो, AB की लंबाई कितनी है, L है, तो L। AB का अनुप्रस्थ परिक्षेत्र कितना है, A। तो AB का प्रतिरोध आ गया P बराबर रो इनटू L/A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं BC का प्रतिरोध, ऐसे निकालते हैं। तो BC के प्रतिरोध के लिए फिर से यही सूत्र लगाएंगे, R बराबर रो इनटू L/A। BC का प्रतिरोध कितना है, BC का प्रतिरोध है Q। तो Q बराबर रो विशिष्ट प्रतिरोध, तार समान है, विशिष्ट प्रतिरोध समान, रो। लंबाई कितनी है BC की, 100 माइनस L, तो 100 माइनस L अपान A हो गया। AB भी मिल गया, BC भी मिल गया। चाहिए क्या, P/Q। तो P/Q के लिए भाग कर दिया 1/2। समीकरण 1 में 2 का भाग किया, P/Q। रो से रो कट गया, A से A कट गया, क्या बचा, L/100 माइनस है। P/Q बराबर L/100 माइनस है। P/Q की वैल्यू मिल गई। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है कि P/Q बराबर R/S। कब, संतुलन की स्थिति में। कब ऐसा होता है, संतुलन की स्थिति में। और संतुलन की स्थिति हमने पहले से ही ज्ञात कर ली है। तो P/Q की जगह P/Q की वैल्यू रखी। P/Q की वैल्यू है L/100 माइनस L बराबर है R/S। हमें क्या चाहिए, S चाहिए, तो पक्षांतर कर लिए S बराबर R इंटू 100 माइनस L/L। अब L की लंबाई इस AC के नीचे मीटर पैमाना लगा होता है, उससे हम आसानी से L ज्ञात कर सकते हैं। तो L बराबर मान लीजिए L हमको मिला 40 पर, तो S बराबर हो जाएगा R की वैल्यू 1 ओम है, S बराबर 1 गुणे L हमने 40 सेंटीमीटर मान लिया, तो 100 माइनस 40/40। S बराबर क्या आ जाएगा, 100 में 40, 60/40, 1.5। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है S की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। ये एक एग्जाम्पल की सहायता से बताया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से जान लेते हैं मीटर ब्रिज किस काम के लिए है। मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसकी सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध ही ज्ञात किया जाता है। ठीक, 2 L आकार की पत्तियां, बीच में 1 मीटर लंबा तार। कंपलसरी नहीं है कि 1 मीटर तार, गणती गणनाओं में सुविधा हो इसलिए 1 मीटर लंबा तार प्रयोग करते हैं। ऊपर की ओर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। जो ज्ञात प्रतिरोध होता है ये अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान ज्ञात करना है। 3 पत्तियां होती, बीच वाली पत्ती से एक शंट युक्त धारामापी। शंट क्या होता है, फ्यूज होता है। धारामापी से एक जॉकी जोड़ देते हैं, जॉकी को तार में स्पर्श कराते हुए कहीं भी शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर देते हैं।
मुख्य उद्देश्य है शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करना, और एक बार शून्य विक्षेप स्थिति मिल गई तो फिर आपकी समस्या सॉल्व हो गई। फिर हम प्रतिरोध के सूत्र से प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक, और व्हीटस्टोन क्षेत्र के सिद्धांत में रख देते हैं, हमें अज्ञात प्रतिरोध मिल जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध बराबर R × 100 - L। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।